सगी और सौतेली बेटियों के लिए माँ लाई रिसेप्शन ड्रेस। पता है, वो पड़ोस के शर्मा जी का बेटा वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। हम तो बिजनेस में ही खुश हैं माँ, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं। आप रीना दीदी को ही पढ़ाओ जो पढ़ाना है। मुझे पता है, ऑलरेडी तुझे ग्रेजुएशन में 6 केटी है, और क्या ही पढ़ेगा। मेरी बेटी ही बढ़िया है, इस नालायक से पढ़ाई तो होती ही नहीं। आपकी बेटी पढ़ाई भी तो मेकअप की ही कर रही है, सारा दिन मैडम का शॉपिंग और स्पा में बीतता है। अब आई ना दीदी की करतूत सामने। बुद्धू, तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। रीना विनीत को दौड़ा लेती है और सभी हंसी ठिठोली करने लगते हैं। एक कोने में खड़ी तनु ये सब देखकर अपना बचपन सोचने लगती है। कमलेश जी अपनी दूसरी पत्नी शीला यानी कि तनु की मम्मी के साथ रहते थे और उन दिनों तीनों बहुत खुश थे। अभी तनु सब कुछ सोच ही रही थी कि तेज आवाज आती है। क्यों रे कलमुही, यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है? हमारी हंसती खेलती फैमिली को नजर लगाना चाहती है ना? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस सोच रही थी कि काश माँ यहाँ होती तो हम भी ऐसे खुश होते। तेरी माँ ने ही मेरा घर बर्बाद किया था, ये जानते हुए भी मैंने कलेजे पर पत्थर रखकर तुझे पाला। क्या ये कम है? जाकर घर का सारा काम कर और आइंदा हमारे घर की खुशियों में नजर लगाने की कोशिश भी मत करना। माफ करना माँ। तनु चुपचाप वहां से चली जाती है। माया अपनी सौतेली बेटी तनु से घर का सारा काम करवाती, वहीं सगी बेटी रीना घर का एक काम नहीं करती। वो बस पार्टी, शॉपिंग, फ्रेंड्स में बिजी रहती। ऐसी एक दिन जब तनु घर में पोछा मार रही होती है। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम को लौटूंगी। ओह, पर्स तो कमरे में ही भूल गई। रीना कमरे में जाकर पर्स लेकर जैसे ही हॉल में आती है। यार, परफ्यूम लगाना भूल गई। फिर से रीना कमरे में जाकर परफ्यूम लगा कर आती है। यार, लेट हो रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, गलत सेंटर पहन ली मैंने। और ऐसे ही बार बार रीना हॉल में चक्कर लगा रही थी और तनु जो कि पोंछा मार रही थी उसे इससे तकलीफ हो रही थी, क्योंकि रीना बार बार फ्लोर गंदा करती और तनु साफ करती। अब की तनु चिढ़ जाती है। छोटी, एक ही बार जाकर कमरे से सामान ले लेना, फर्श गंदा हो रहा है, देख 3 बार एक ही जगह पर पोंछा मार चुकी हूँ। 10 बार, 20 बार, 50 बार चक्कर लगाऊंगी और हर बार तुझे पोंछा मारना पड़ेगा, समझी? आइंदा मुझसे ऐसी बात नहीं करना। रीना गुस्से से वहाँ से हाई हील्स में निकल जाती है। शाम में जब माया की कुछ सहेलियां उसके घर आती हैं। अरे माया जी, आपकी छोटी बेटी दिखाई नहीं दे रही, गई होगी दोस्तों के साथ घूमने फिरने। आंटी जी, चाय। माया जी, आपकी एक बेटी इतनी सजी धजी रहती है, तनु से इतना सौतेला बर्ताव ठीक नहीं। देखो इसके कपड़े कितने खराब हो चुके हैं, एक जोड़ी अच्छे कपड़े तो दिला ही सकती हो। अरे बहन जी, मैं तो तनु को कहती हूँ कि बेटा चल कपड़े दिला देती हूँ, यही नहीं सुनती। कब से कह रही थी आज ही जाएंगे कपड़े लेने। क्यों तनु? जी मम्मी। कुछ देर बाद पड़ोसन चली जाती है। बस मेरी नाक कटवा मोहल्ले में। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन, माँ मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, शॉपिंग चलो ना। हाँ बेटा चलते हैं। माँ मैं भी चलूं, मेरे कपड़े खराब हो गए हैं सब। ठीक है चल। फिर तीनों शॉपिंग जाती हैं, जहां रीना मॉल में एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीदती है और माया जी तनु को थान का कपड़ा मीटर के हिसाब से दिला देती है। ये 4 जोड़ी धान का कपड़ा दिला दिया है, अब इसे सिलकर पहन, और हाँ, कुछ दिन कपड़ों का नाम मत लेना। तनु जो कि सिलाई कढ़ाई में माहिर है। जी माँ। माया ने तनु को बहुत ही सस्ते से कपड़े दिलाए, लेकिन तनु के लिए यही खुशी की बात थी कि उसे कपड़े मिले। तनु घर आकर सारा काम निपटाती है और खाली समय में अपने लिए बढ़िया से बढ़िया कुर्ती, सलवार और प्लाजो सिलने लगती है और उन थान के कपड़ों से खुद के लिए बढ़िया बढ़िया सूट तैयार करती है। तनु को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। वो पूरा घर संभालती, लेकिन सौतेली बेटी होने की वजह से सभी उससे बुरा बर्ताव करते, यहाँ तक कि उसके पिता भी अपनी बीवी के डर से उससे ढंग से बात नहीं करते। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन तनु रीना का कमरा साफ कर रही होती है। रीना का कमरा कितना सुंदर है, जैसे किसी महलों की राजकुमारी की तरह। अगर मैं माँ पापा की सगी बेटी होती तो मुझे भी वो सब मिलता जो रीना को मिल रहा है। मुझे तो बस हर चीज की कुर्बानी देनी पड़ी है इस घर में। मेरी बेटी की खुशियों में नजर लगा रही है तू। तुझे दिया है ना वो नौकरों वाला कमरा, उसी में रहे और ज्यादा लार मत टपका मेरी बेटी की खुशियों को देखकर। माँ मेरा वो इंटेंशन नहीं था। तनु रोते हुए कमरे में आ जाती है और फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है कि कैसे घर वालों ने उसकी एक एक ख्वाहिश को मारा है। माँ मुझे आगे पढ़ाई करनी है। ग्रेजुएशन हो गया ना, बहुत है,
और कौन सा तुझे पढ़ लिख कर वकालत करनी है कि आगे बढ़ना है। लेकिन रीना तो आगे बढ़ रही है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी। पढ़ाई नहीं छोड़नी तो घर छोड़ दे, जा जाकर घर का काम कर। आज से स्कूल कॉलेज सब बंद। मैं सौतेली हूँ, इसीलिए हमेशा सबने मेरी खुशियों को दबाया है। पहले पढ़ाई छुड़वाई, फिर घर के एक गंदे से कोने के कमरे में छोड़ दिया, और अब ये नौकरानी जैसा बर्ताव। तनु से घर में सब बुरा बर्ताव करते, लेकिन उसकी परेशानी सुनने वाला उस घर में कोई नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन, माया जी मैं सोच रहा हूँ कि अब रीना की शादी कर दी जाए। और वो जो तुम्हारी मनहूस बेटी है, उससे पहले कैसे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं? समाज तो मुझे ही ताना देगा ना, भले ही सौतेली माँ हूं, लेकिन पहले उसकी शादी करनी होगी, तभी मैं रीना की शादी करूंगी। लेकिन तनु की शादी के लिए उसके हिसाब से कोई घर भी नहीं मिलेगा जल्दी, और मैं उसकी शादी में 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता। अंदर से बाप की ममता पिघलती है तुम्हारी, मुझे पता है। मेरे सामने नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी शादी की बात कर रहे हो ना, मुझे पता है। देखो, शादी विवाह सब ठीक है, लेकिन मुझे घर का काम नहीं आता और मैं सीखूंगी भी नहीं। अब आप लोग देख लो। मैं भी नहीं चाहती रीना कि तू अपने कोमल नाजुक हाथों से झाड़ू लगाए और बर्तन मांजे। तो कहाँ से ढूंढ कर लाऊं ऐसा दामाद जो पलकों पर बिठा कर रखे इसे? ऐसा ससुराल मिलना बहुत मुश्किल है। सब मिल जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तनु और रीना दोनों के लिए एक ही ससुराल ढूंढा जाए। तनु का स्वभाव सीधा है और रीना उसे हैंडल करना जानती है। एक ही ससुराल में रहेगी तो तनु रीना का सारा काम कर लेगी और वाह वाह ही रीना की होगी। मामला सॉर्टेड। हाँ, आइडिया अच्छा है। वाह माँ, क्या आइडिया है, लव यू। फिर क्या दोनों पति पत्नी अपने बेटियों के लिए एक ऐसी फैमिली ढूंढने लगते हैं जहां एक ही घर में दोनों बेटियां ब्याही जा सकें। बहुत खोजने के बाद उन्हें ऐसा परिवार मिल भी जाता है, और जब लड़के वाले दोनों बेटियों को देखने आते हैं तो मैं तो बस अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन भाई साहब, आपकी दोनों ही बेटियां बहुत सुंदर हैं, इसीलिए सोच रही हूँ दोनों बेटों की शादी साथ ही कर दूं। बस बहन जी, इसी विचार से तो हम भी दोनों बेटियों की शादी कर रहे हैं, क्योंकि मेरी दोनों ही बेटियों में बस 1 साल का ही फर्क है। ये तनु है और ये रीना। घर तो बहुत बढ़िया सजा रखा है। मेरी तनु ने किया है सब। बहुत गुणी है, सिलाई कढ़ाई और घर संभालने में माहिर। रीना भी कर लेती है, लेकिन तनु माहिर है। आज का नाश्ता भी दोनों बहनों ने मिलकर बनाया है। वाकई नाश्ता तो स्वादिष्ट है। ये श्याम और मनीष मेरे दोनों बेटे। आप लोग आपस में बात कर लीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। तनु और रीना दोनों लड़कों से बात करती है, और उसके बाद तनु की शादी मनीष से और श्याम की शादी रीना से तय होती है। अब जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकालकर हम अपनी बहू को लेकर जाएंगे बहन जी। जी। जिसके बाद 1 हफ्ते बाद शादी का मुहूर्त निकलता है और घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। माँ, मैं तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा लूंगी और डायमंड सेट ही पहनूंगी अपनी शादी में। जो चाहिए तुझे वो ले ले। माँ, मुझे जो दिलाऊंगी चुपचाप ले ले। वैसे भी रीना मेरी सगी बेटी है, मैं उस पर दिल खोल कर खर्चा कर सकती हूँ। भूल मत, तू मेरी सगी बेटी नहीं है। रीना दिल खोलकर खर्चा करती है अपनी शादी में। वो लाखों का लहंगा और ज्वेलरी लेती है। वहीं माया जी तनु को सस्ता सा लहंगा और ज्वेलरी दिला देती हैं। तनु को इस भेदभाव से काफी दुख होता है, लेकिन तनु चुपचाप सह लेती है। और माया जी ने जो कपड़े तनु को दिलवाए थे, तनु उसी में अच्छे से गोटे और मोती लगाकर कपड़ों को डिजाइन करती है। साड़ियों के ब्लाउज और सूट्स भी अच्छे से डिजाइन करके सिलती है। अब मेरे कपड़े सुंदर लग रहे हैं। अब कोई नहीं बोल सकता कि ये सस्ते या चीप कपड़े हैं, वरना माँ बापा की बहुत बेइज्जती होती ससुराल में। वहीं कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी का दिन आ जाता है। दोनों ने लाल रंग का सुंदर सा लहंगा पहन रखा था। बहुत ही सुंदर तरीके से उनकी शादी होती है और दोनों बहुएं घर आ जाती हैं। अगले दिन, बहुओं, तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर न लगे। थू 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 थू। और हाँ सुनो, शाम में बढ़िया से तैयार हो जाना, दोनों की मुंह दिखाई है। ठीक है माँ जी। मेरे पास तो सुंदर कपड़े और ज्वेलरी है, मैं तो इस तनु से ज्यादा सुंदर लगूंगी। मजा आ जाएगा अब तो। शाम में दोनों बहुएं सुंदर से शादी वाला पहनावा पहनकर तैयार होती हैं। जहां रीना एकदम मॉडर्न साड़ी पहनकर तैयार होती है, वहीं तनु खुद से डिजाइन की हुई साड़ी और ब्लाउज पहनती है, जो कि डिजाइनर पीस से कम नहीं लग रहा था। और जब सभी औरतें दोनों बहुओं को देखने आती हैं तो, सरिता बहन, तुमने तो चांद तारों सी बहू लाई हो। ये बड़ी बहू तो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। इसके कपड़े देखो, ऐसा लग रहा है किसी डिजाइनर के कपड़े हैं। कहाँ से लिया है बेटा ये साड़ी?
मैंने खुद से डिजाइन की है काकी जी। मानना पड़ेगा, सरिता की तो किस्मत खुल गई। इतनी सुंदर बहू जो मिली है, हर काम में निपुण। लाखों रुपए कपड़े और ज्वेलरी पर मैंने खर्च की और तारीफ बटोर रही है ये मैडम। ये तो ठीक नहीं है। अभी नई हूँ, थोड़ी पुरानी हो जाऊं, फिर सबसे निपटूंगी। सभी बहुओं की मुंह दिखाई करती हैं और उन्हें तोहफे देकर अपने घर चली जाती हैं। और सबके जाने के बाद ये गिफ्ट्स लेकर कहाँ जा रही है तनु? ये मत भूल कि ये मेरा ससुराल है। तेरी शादी मेरी मेहरबानी से हुई है। ला, ये गिफ्ट मुझे दे। आजा जाकर काम कर। और हाँ, सासू माँ के सामने मुंह मत खोलना और गलती से भी मुझ पर जेठानी वाला रौब झाड़ने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर रीना सारे गिफ्ट लेकर कमरे में चली जाती है और ऐसे ही पहली रसोई में सारा खाना तनु बनाती है। और खाने के समय खाना बहुत स्वादिष्ट है। छोटी और बड़ी बहू, तुम दोनों ने क्या बनाया है, बताओ तो। ये पुलाव, खीर और दम आलू दीदी ने, और मटर पनीर, दाल, शीरा, पालक पनीर और बिरयानी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी छोटी बहू तो बड़ी से भी ज्यादा गुणी है। बहुत स्वाद है खाने में। दोनों ने बढ़िया खाना बनाया है। खाना बढ़िया तो है, तो गिफ्ट भी तो बढ़िया होना चाहिए। वेल, अटेंशन प्लीज। हमें बिजनेस के काम से 2 हफ्तों के लिए लंदन जाना है, तो हम सोच रहे हैं कि साथ में अपनी बीवियों को भी लेते जाएं। काम भी हो जाएगा और हनीमून भी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भैया, आप लोग घूम कर आओ। जिसके बाद दोनों बेटे बहुओं को लेकर हनीमून और बिजनेस ट्रिप के लिए चले जाते हैं, जहां मनीष, तनु, श्याम और रीना खूब मजे करते हैं। और जिंदगी में पहली बार तनु को इतना सुख मिल रहा था। कुछ दिनों बाद दोनों हनीमून से घूमकर वापस आते हैं। बेटा, मैं नव्या के ससुराल जा रही हूँ। कल उसे बेटा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। एक काम करिए, आप खाली हाथ मत जाइए। मैं दीदी के लिए कुछ सामान बांध देती हूँ, लेते जाइएगा। फिर तनु रात भर जागकर नव्या के लिए सौंठ के लड्डू, उसके बेटे के लिए ऊन से बुने हुए कपड़े, जूते, दस्ताने और नव्या के लिए बढ़िया सी ड्रेस सिलती है। और काजू बादाम से बढ़िया सा लड्डू बनाकर सास के साथ नव्या के ससुराल भेजती है। ले बेटा, तेरी भाभी ने तेरे लिए भेजा है। बड़ी भाभी तो बहुत टैलेंटेड है, कितना सब कुछ किया है। और छोटी वाली? मुझे लगता है छोटी वाली को कुछ नहीं आता। मैं कभी काम करते नहीं देखती, लेकिन वो हमेशा तनु बहू का क्रेडिट लेती है और तनु कुछ कहती भी नहीं। कोई ना माँ, बहाने से चलता है। वैसे 1 महीना हो रहा है भाई की शादी को। दोनों हनीमून से आ गए हैं। मेरा बेबी भी हो गया। अब सारे काम से फ्री हो। क्यों ना भाई भाभी की रिसेप्शन सेरेमनी रखी जाए। हाँ, सारे रिश्तेदार पूछ भी रहे हैं कब है रिसेप्शन। फिर सरिता जी नव्या को घर ले आती हैं और पूरी फैमिली रिसेप्शन पार्टी डिस्कस करने लगते हैं। हाँ माँ, यही ठीक टाइम रहेगा रिसेप्शन के लिए। अब हम सारे काम से फ्री भी हैं। ठीक है, मैं कल ही इवेंट प्लानर को बुलाकर उन्हें सब समझा देता हूँ। बहू, हमारे घर में बहू के रिसेप्शन की ड्रेस उसके मायके से आती है। अपनी मम्मी को कह देना रिसेप्शन ड्रेस के लिए। जी मम्मी जी। फिर रीना फोन करके अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। बेफिक्र रहे बेटा, मैं तेरे लिए ऐसी ड्रेस भेजूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। और तनु का तो तुझे पता ही है। फिर माया जी एक बढ़िया से शोरूम में जाकर अपनी बेटी के लिए वहां की सबसे बेहतरीन ड्रेस खरीदती हैं और तनु के लिए एक सस्ती सी साड़ी खरीद लेती हैं। मेरी बेटी अपनी रिसेप्शन में सबसे सुंदर लगनी चाहिए। वैसे भी तनु का क्या है, उसे कौन ही देखने वाला है। वहीं ससुराल में जोरों शोरों से रिसेप्शन की तैयारियां चल रही होती हैं। माँ की दी हुई ड्रेस जब पहनकर मैं एंट्री लूंगी तो कितनी सुंदर लगूंगी। लोगों की तो नजर मुझसे हटेगी ही नहीं। अरे भाभी, वेट करो, अभी तो रिसेप्शन में 2 दिन है। अरे दीदी, आप कब आई? अब क्या करूँ, मम्मी इतने अच्छे कपड़े लेती है मेरे लिए कि मुझसे तो सब्र ही नहीं होता। और ऐसे ही रिसेप्शन का दिन आ जाता है। नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधी जी। ये कुछ तोहफे हैं आप लोगों के लिए हमारी तरफ से। इसकी क्या जरूरत थी, आप आई यही बहुत है। वैसे आपने मेरी बहू की ड्रेस तो लाई है ना? हाँ, वो कैसे भूलती मैं खुद जाकर दोनों बेटियों को देकर आती हूँ। ठीक है, दोनों अपने कमरे में हैं, दे दीजिए। वो तैयार हो जाए तब तक मैं मेहमानों के लिए व्यवस्था देख लेती हूँ। घर के सभी मेंबर रिसेप्शन में मेहमानों के स्वागत में लगे थे। वहीं माया दोनों बेटियों के कमरे में जाकर दोनों को उनकी ड्रेस दे देती है। तनु के लिए ऐसी साड़ी लाई हूँ कि वो तेरे सामने चाय कम पानी लगेगी। एकदम बेकार। मेरी बेटी रानी है, मेरी बेटी की बराबरी थोड़ी ना है। दोनों बेटियां अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी। बेटा, भाभी तैयार हो गई हैं क्या? हाँ माँ, तैयार तो हो ही रही थी। चलो देख कर आते हैं। दोनों माँ बेटी दोनों बहुओं के कमरे में जाती हैं, जहाँ रीना बहुत ही सुंदर सा एक्सपेंसिव गाउन पहनकर तैयार होती है।
रीना ऊपर से नीचे तक डायमंड से चमक रही थी। उसके गाउन में स्टोन लगे थे जो कि बहुत चमक रहे थे और उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। छोटी बहू तो हीरा लग रही है। चलो अब मेरी बड़ी बहू को देख कर आते हैं। सरिता जी जैसे ही तनु को देखती हैं वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। बहू, ये क्या पहन लिया है तूने? इतने फीके रंग की साड़ी, और ये कितनी सस्ती सी है। माँ ने तो यही लाकर दिया है। तू उनकी सगी बेटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करेंगी, इतना भेदभाव करेंगी। बहू तो थोड़ी देर रुक जा, मैं तुझे जो कपड़े दूंगी तो वही पहनना। जिसके बाद सरिता जी शहर के सबसे मशहूर डिजाइनर को फोन करके उनका सबसे एक्सपेंसिव गाउन मंगवाती हैं, जो कि मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ था और उसकी कीमत लाखों में थी। कुछ ही समय में वो गाउन घर आ जाता है। बहू, तू ये पहनकर जल्दी से तैयार हो जा, फंक्शन बस शुरू होने ही वाला है। तनु वो गाउन देखती रह जाती है, वो इतना ज्यादा सुंदर था। कुछ ही समय में तनु तैयार हो जाती है। रिसेप्शन सेरेमनी में सभी दोनों बहुओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुओं के बारे में पूछ रहे थे कि तभी छोटी बहू रीना रेड कारपेट पर अपने पति के साथ एंट्री लेती है। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था और रीना और श्याम एंट्री ले रहे थे। रीना को देखकर सभी उसकी माँ के द्वारा लाए गए कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं और तालियों के साथ बहू का स्वागत करते हैं। अब तो बड़ी बहू का इंतजार है। और जैसे ही तनु एंट्री लेती है सबके होश उड़ जाते हैं और सभी बातें बनाने लगते हैं। ये तो वही डिजाइनर ड्रेस है जिसकी कीमत लाखों में है। ये तो अभी मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ है। सभी तनु के कपड़े देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बला की खूबसूरत लग रही थी उस गाउन में। तनु मनीष के साथ राजसी अंदाज में एंट्री लेती है और सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। माँ, अपनी इस सौतीली बहन को इतनी अच्छी गाउन दी और मुझे इतनी बेकार। ये मैंने नहीं दिया है, मैंने तो 2000 रुपए की सिंपल सी साड़ी दी थी इसे। तो ये कहाँ से आई? मैं लाई हूँ। बहन जी, आपको शर्म नहीं आई मेरी दोनों बेटियों में भेदभाव करते हुए? एक बेटी को लाखों का गाउन और एक बेटी को कुछ नहीं। जब आप अपनी बेटी में भेदभाव कर सकती हैं तो मैं अपनी बहू में क्यों नहीं? मैंने तो कभी दोनों में भेदभाव किया ही नहीं। मेरे लिए तो दोनों बहू और मेरी बेटी तीनों एक समान हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। तो ये क्या है? वही मैं आपसे पूछती हूँ। एक बेटी को लाख रुपए का गाउन और दूसरी को 2000 रुपए की सस्ती सी साड़ी। क्या ये तनु के साथ नाइंसाफी नहीं हुई? आज आपके कारण हमारी कितनी बदनामी होती पता है आपको? अगर आप तनु की जगह होती तो आपको कैसा लगता? जो आप बचपन से तनु के साथ करती आई हैं, क्या इसमें तनु की कोई गलती है? माया को सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसने तनु को हमेशा तंग किया और उसके साथ भेदभाव किया, कभी उसे प्यार नहीं किया और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे तनु की माँ से नफरत थी और वो नफरत में कब तनु से करने लगी पता ही नहीं चला। मैंने तनु के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर देना बेटा। अब से मेरी रीना और तनु दोनों मेरे लिए एक समान है। तनु बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। और तुम्हारी तो अभी पग फेरे की रस्म भी नहीं हुई है ना? तुम दोनों कल पग फेरे के लिए आना। मैं अपनी दोनों बेटी दामाद को एक समान प्यार करूंगी अब।